बुलेटिन की शुरुआत बारिश की खबरों के साथ करेंगे। कल गुजरात में आफत की बारिश आई क्योंकि गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ समेत कई जिलों में इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा आफत द्वारका के खंबालिया तहसील में हुई। यहां सिर्फ 2 घंटे के भीतर 12 इंच बारिश दर्ज की गई। चार जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर और राजकोट, जहां पर सड़क कहां है दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश के बाद वहां पर सड़कों पर तालाब जैसा मंजर है। देवभूमि द्वारका में इतवार को मानो आसमान से आफत बरसी हो। शहर की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। पानी का प्रचंड वेग सब कुछ बहा लेने पर उतारू नजर आ रहा है। सड़कों पर दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोहल्ले, घर और गलियां सब कुछ डूब चुके हैं। लोग सीढ़ियों पर बैठकर पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। पानी की तेज रफ्तार में इस शख्स को देखिए, पांव लड़खड़ाए तो दूसरे ने सहारा दिया, लेकिन उसके लिए भी ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो गया। इसी तरह दोनों एक दूसरे का सहारा देकर पानी के प्रहार से खुद को बचाने में कामयाब रहे। द्वारका में इस घर के भीतर की तस्वीर को देखिए। घर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बेड आधा डूबा नजर आ रहा है। द्वारका में रविवार का दिन मानो आफत का दिन था। द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर चमकती बिजलियां देखिए। तूफानी बारिश के तेवर का अंदाजा इन तस्वीरों से आपको लग रहा होगा। देवभूमि द्वारका जिले के खंबालिया तहसील में रविवार को रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। वहाँ 14 घंटे में 17 इंच बारिश दर्ज की गई। इनमें 12 इंच बारिश तो सिर्फ 2 घंटे में दर्ज हुई। यही वजह है कि प्रचंड बारिश से खंबालिया में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो। कोरोना से जूझ रहे गुजरात के कई शहरों में रविवार की आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा आफत देवभूमि द्वारका में ही बरसी। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। द्वारका की हालत तो आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं गुजरात के दूसरे जिलों की रिपोर्ट, जहां मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। राजकोट से जूनागढ़ तक शहर शहर पानी से लोग परेशान नजर आए। मानसूनी आफत की डरा देने वाली ये तस्वीरें राजकोट की हैं। यहाँ कोठारिया के रणुजा मंदिर के पास भारी बारिश के चलते नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। उफनती लहरों के बीच एक बोलेरो कार वहाँ फंस गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आसपास के लोगों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जान बचाने के लिए बोलेरो में सवार एक शख्स कार की छत पर चढ़ गया। इसके बाद डंपर की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन नदी की तेज धारा 2 जिंदगियों को बहा ले गई। गुजरात के कई जिलों के लिए रविवार आफत का दिन साबित हुआ। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में जूनागढ़ का हाल देखिए। गिरनार की पहाड़ियों से निकल रही नदियों का रौद्र रूप देखिए। नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। कई जगहों पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पुल पर बहते पानी का ये मंजर बेहद डराने वाला है, लेकिन लोग जोखिम उठाकर पुल पार करने को। हालांकि यहाँ पर कई ऐसे लोगों की भी भीड़ है जो सिर्फ बाढ़ देखने के लिए आई है। यहाँ पुल के किनारे कुछ गाड़ियाँ डूबी हुई भी नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि चालक को पानी में सड़क का अंदाजा नहीं रहा होगा। ये तस्वीरें आपके लिए भी सीख हैं कि जब ऐसी स्थिति में ड्राइव करें तो हड़बड़ी न करें। जूनागढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें और पुल टूट गए हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार कर रहे हैं। यहाँ पानी के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग कमर तक डूबे हुए हैं। आपको फिर बता दें कि ये सिर्फ 2 घंटे की बारिश का असर है। दामोदर कुंड को देखिए किस तरह उफान पर है। अब हम पोरबंदर का मंजर दिखाते हैं। यहाँ कल समंदर की लहरें भी उफान पर थीं। लहरों के इस तेवर को देखिए, लगता है समंदर शहर में घुसने को आतुर हो। लेकिन पोरबंदर शहर की हालत भी तो समंदर से कम नहीं थी। चंद घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी पानी नजर आया। देखिए किस तरह लोग शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी को चीर कर पार कर रहे हैं। कुछ लोग बदकिस्मत निकले जिनकी सवारी पानी में धोखा दे गई। गुजरात के जिन जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई उनमें शामिल हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, वलसाड़ और नवसारी। अमरेली जिले की इस तस्वीर को देखिए। आसमानी आफत इंसानों पर तो टूटी ही है, जंगल का शेर भी इससे अछूता नहीं है। अमरेली जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कई शेर जंगल से निकलकर खेतों में आ गए तो कुछ सड़क पर टहलते हुए दिखे, मानो मौसम का मिजाज देखने निकले हों। कुछ खास इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है। मसलन द्वारका के खंबालिया तहसील में 434 mm, पोरबंदर के रानावाव में
152 mm, गिर सोमनाथ के सुतारपाड़ा में 103 mm, नवसारी के चिखली में 99 mm, वलसाड़ के पारडी में 98 mm, वलसाड़ के पारडी में 98 mm बारिश कल रात 8 बजे तक दर्ज की गई। भारी बारिश गुजरात के लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। सुरेंद्रगढ़ जिले में आकाशीय बिजली से एक किसान की मौत हो गई, जबकि राजकोट के खोखार जार नदी में पानी की धार में एक पिकअप वाहन बहने से एक व्यक्ति के डूबने की आशंका है। IMD के अहमदाबाद सेंटर के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर मानसूनी आफत दिखाई दे रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर है। अब आपको दिखा देते हैं उत्तराखंड और मैंगलुरु से आई ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। इसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें हनुमान चट्टी के पास की हैं, जहां बारिश का ऐसा रेला आया कि 30 मीटर सड़क को ही बहा ले गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश से आई तबाही ने उत्तरकाशी में जनजीवन को ठप कर दिया है। सैकड़ों लोग रास्ते में फंसे हैं और कई गांवों में आना जाना मुश्किल हो गया है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग राना चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच में जजरगाड़ नामे जो खड्डा है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। रात को अचानक कहीं बादल फटने की घटना से पूरी जो सड़क थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ चुके हैं। मॉनसून की आफत उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक दिखाई दे रही है। मंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद गुरपुरा इलाके में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। बारिश के साथ आए मलबे में कई घर तबाह हो गए। 2 बच्चों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे जैसे मॉनसून की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे देश के कई हिस्सों में संकट भी बढ़ रहा है। द्वारका से गोपी मनियार और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की। 3 दिन हो गए हैं, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। आखिर कहां छुपा है ये गैंगस्टर? ये एक ऐसा सवाल है जो देश के सबसे बड़े सूबे की पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। इस बीच विकास दुबे को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। खबर यह आ रही है कि विकास पुलिस पर नक्सलियों की तरह हमला करने की फिराक में था। ये आतंक का वो किला है जिसके खौफ की गूंज आसपास के कई जिलों तक सुनाई देती थी। बदमाशों का वो कैंप जिसे भेदने में 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विकास के घर दबिश डालने गई पुलिस पर हमला और खतरनाक और बड़ा होने वाला था। विकास पुलिस पर नक्सली हमले जैसी साजिश रच रहा था। उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करता है। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश है। विकास ने अपने घर में बाकायदा एक बंकर बनाया हुआ था। दीवारों के अंदर बारूद को चुनवाया गया था। विकास के घर से 6 तमंचे, 25 कारतूस और 2 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान मिला है। विकास के घर वालों के नाम 1 दर्जन से ज्यादा लाइसेंसी असलहे थे। पुलिस ने कल वहाँ पर CRPC की धारा 100 के अंतर्गत वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया था और उस सर्च ऑपरेशन में पुलिस को भारी सफलता मिली है और भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार वहाँ से बरामद हुए। विकास के पास बदमाशों की एक फौज थी जो हथियारों से लैस थी। हर बदमाश के पास अवैध हथियार थे, जिसमें AK-47 और इंसास जैसे हथियार शामिल थे। वो हर बड़ी साजिश गांव के पास एक बगिया में रचता था। फौज कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस पर हमले के दौरान 200 से 300 राउंड फायर किए गए। जमीन पर खोखों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। विकास और उसके गुर्गों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस से भी हथियार लूट लिए थे, जिसमें AK-47, एक इंसास राइफल और 3 पिस्टल शामिल हैं। विकास के पड़ोस में रहने वाले उसके मामा भी वारदात के दिन से गायब है। पत्नी के मुताबिक आखिरी बार अपने पति को वारदात के दिन JCB मशीन के पास देखा था। ये वही JCB मशीन थी जिसका इस्तेमाल पुलिस को रोकने के लिए किया गया था।
वो जेसीबी मशीन से आए थे, तुरंत वहीं से लौट गए थे, घर नहीं। अब उसके बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। वो जेसीबी मशीन वही थी जिससे पुलिस वालों को रोका गया था यहाँ पर। क्या आपको पता है? हमें ये सब नहीं मालूम। विकास दुबे की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं विकास की संपत्ति और बैंक खातों पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। इस बीच 3 दिन बाद भी विकास का कोई सुराग नहीं मिला है। मोस्ट वांटेड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कानपुर से शिवेंद्र सिंह, नीलांशु शुक्ला के साथ रंजय सिंह, आज तक। कानपुर शूटआउट मामले में पुलिस को कल पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस के हत्थे गैंगस्टर का एक गुर्गा चढ़ गया है जो उस रात उसके साथ था। गिरफ्तारी के बाद उस गुर्गे ने आज तक के कैमरे पर हत्यारे विकास दुबे के कई राज खोले। पहली बार कोई कुछ बोला। घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। पहली बार किसी ने गैंगस्टर का राज खोला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारा नाम थी? पहली बार विकास दुबे का कच्चा चिट्ठा खुला। नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बदिया है, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते थे। कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 8 पुलिस वालों के हत्यारे का राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आज तड़के कानपुर में ही मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गैंगस्टर विकास के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया जो उस खौफनाक वारदात के वक्त विकास के साथ ही था। गैंगस्टर ने कैमरे के सामने कबूल किया कि विकास दुबे ने खुद पुलिस पर फायरिंग की। विकास को पुलिस के आने की खबर थी, थाने से ही मिली थी पुलिस रेड की खबर। विकास ने फोन पर 20-25 लोगों को बुलाया। सभी हथियारों से लैस होकर आए थे। गांव के पास बगिया में होती थी गैंग की बैठक। जिसके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? निरे आदमी रहा, निरे सलाह रहा है, गोली घंटा नहीं चल रही। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली, हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए क्या कितने थे? असल है जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लात थे, हमको तो कुछ घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसको सब खत्म हो गए थे, समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक की तुम्हारा नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? और कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बदिया है, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके बाद? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके तो बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाली उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? आया थाने से। गिरफ्त में आए विकास दुबे के गुर्गे का नाम दयाशंकर अग्निहोत्री है। दयाशंकर काफी वक्त से विकास के गैंग में शामिल था। पुलिस पर हमले के वक्त भी वो विकास के साथ था। दयाशंकर को पुलिस काफी वक्त से तलाश रही थी। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। दयाशंकर के कबूलनामे की तस्दीक पुलिस ने भी की है। कानपुर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि विकास दुबे गैंग की फायरिंग में एसएसपी को भी गोली लगी। गोली सीधे सीने में लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। आईजी भी बाल बाल बचे, उनके कान के पास गोली लगी। पुलिस को ट्रैप करने के लिए गैंगस्टर ने जेसीबी का इस्तेमाल किया। उसे बीच सड़क पर इस तरह लगा दिया ताकि पुलिस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाए। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, कानपुर आज तक। नीलांशु शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलांशु, आप काफी वक्त से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हैरत की बात यह है, लगभग पूरी की पूरी पुलिस फोर्स इस वक्त दुबे की तलाश कर रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। कहां है वो? अब क्या डिटेल्स मिल रही हैं? कुछ सुराग हाथ लगे हैं? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि लगातार वो जितने भी संभावित ठिकाने
हो सकते हैं वहां पर छापेमारी कर रही है। साथ ही साथ विकास दुबे के जो परिजन हैं, उसके मिलने वाले हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये सच है कि पुलिस को अभी तक कोई अहम सुराग नहीं लगा है और पूरे प्रदेश की पुलिस, चाहे वो सिविल पुलिस हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, पूरी तरह से सभी लोग विकास दुबे को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई कामयाबी नहीं लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसा कि आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल ने कल बताया था कि पूरा चौबेपुर थाना, जो लोकल थाना है, वह शक के घेरे में है। एक एक पुलिसकर्मी पर संदेह है कि विकास दुबे को जो रेड से पहले जो मुखबिरी मिली थी, जो जानकारी मिली थी रेड की, वह थाने से हुई थी। तो सभी के कॉल डिटेल्स भी तलाशे जा रहे हैं पुलिस द्वारा। ठीक है, और लौटेंगे आपके पास नीलांशु। इस वक्त एक वीडियो दिखा देते हैं विकास दुबे का, जो कि 2017 का बताया जा रहा है। क्या कुछ है इस वीडियो में, देखिए। सरकारी कार्य में बाधा डालने एक खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र दिया था। उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में कासुनी में मारपीट होने लगी। मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने लगी। तुमसे मारपीट हुई? नहीं, मुझसे नहीं मारपीट हुई थी। मैं तो मीटिंग में था और मैं उस समय अपनी मीटिंग में मौजूद थे? हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से। मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। तो उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी किए? हाँ जी, उसमें भी किया। उसमें सर, उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया इन लोगों से। दूसरा मुकदमा कौन सा है? लोग पैरवी कर? दूसरा मुकदमा सर, नीलांशु हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलांशु, बेहद दिलचस्प ये है कि 2017 का जो ये वीडियो है, इसमें यूपी एसटीएफ विकास दुबे से पूछताछ कर रही है। दर्जनों मामले इस पर दर्ज थे, उसके बाद भी इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा का पूरा साम्राज्य वहां कानपुर देहात में फैला हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं किसी तरह की राजनीतिक शरण जरूर रही होगी, जिसके चलते ये अभी तक बचता रहा है। जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम विकास दुबे के कारोबार की बात करें तो जो भी इस एरिया में जो राशन के कोटेदार होते थे, उनको कोटेदारी का वितरण विकास दुबे के कहने पे ही होता था। साथ ही साथ अवैध शराब का एक बड़ा कारोबार विकास दुबे का था और साफ तौर पर जब वह पिछले साल जेल से छूटकर आया था, तब से भी वह लगातार अपने साम्राज्य को फैला रहा था, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। लेकिन लोकल पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई और साफ तौर पर घटना के एक दिन पहले जब एसओ विनय तिवारी मिलने गए थे विकास दुबे से उनके घर, एक मारपीट के मामले में जो उनके ही रिश्तेदार ने शिकायत की थी, उस पूरे मामले में भी एसओ के साथ मारपीट की थी। विकास दुबे ने राइफल भी तानी थी, लेकिन विकास दुबे के खौफ के चलते एसओ ने यह जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी थी। तो साफ तौर पर राजनीतिक रसूख और जो कानपुर में जो अधिकारियों से उसकी पैठ थी, इस कारण वह लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था। तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच वीडियो के बाद अब आपको कुछ तस्वीरें भी विकास दुबे की दिखा देते हैं, किस तरीके से एक साम्राज्य उसका कानपुर देहात में फैला हुआ था। बड़े बड़े लोगों से सांठगांठ, उनसे दोस्ती, तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरे और साथ ही कुछ दोस्तों और करीबियों के साथ ये तस्वीरें सामने आई हैं विकास दुबे की। आम जनजीवन बिताने वाला ये गैंगस्टर, लेकिन कई सारे मामले, आपराधिक मामले इस गैंगस्टर पर दर्ज हैं और अब इस वारदात के बाद भी इसका कोई सुराग नहीं है। 2017 में जिला पंचायत बैठक में मारपीट को लेकर पूछताछ यूपी एसटीएफ ने की थी, वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कहां छुपा हुआ है विकास दुबे? क्या हवा से फैल सकता है कोरोना वायरस? 32 देश के 239 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में दावा किया कि यह खतरनाक वायरस एयरबॉर्न है, यानी कोरोना हवा के जरिए भी फैलता है। वैज्ञानिकों की इस रिसर्च में न्यूयॉर्क टाइम्स में से प्रकाशित किया गया। रिसर्च के मुताबिक हवा में जिंदा रहते हैं कोरोना के छोटे छोटे कण, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इन वैज्ञानिकों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से मांग की कि वो कोरोना को लेकर अपनी गाइडलाइंस बदले। आपको बता दें कि अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ कांटेक्ट से या फिर सलाइवा के कणों से ही फैलता है। ये कण कफ, छींक और बोलने से शरीर से बाहर निकलते हैं। ये कण इतने हल्के नहीं होते जो हवा के साथ वहां से उड़ जाएं, बहुत जल्दी जमीन पर गिर जाते हैं।
लेकिन अब इसके उलट इस रिसर्च में कहा गया है कि हवा से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। मिलन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या कुछ इस रिसर्च में कहा गया है, विस्तार से बताएं। देखिए, अब विशेषज्ञों का ये कहना है कि कम से कम जो कोरोना वायरस जिसको फिलहाल हम मान रहे थे कि ड्रॉपलेट्स या कॉफ से फैलता है, छींकने से फैलता है, विशेषज्ञों का कहना है कि अब ये एयरबॉर्न हो सकता है। इसका मतलब ये हवा में भी फैल सकता है। और हालांकि भारत में इस वक्त इस चीज को लेकर पहले भी डिस्कशन हो चुका है, जहां पर बताया गया था कि फिलहाल कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन अब 200 से भी ज्यादा विशेषज्ञों ने WHO से मांग की है कि वो अपनी गाइडलाइंस अमेंड करें और ये बताएं कि फिलहाल उनके कहने के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक, जो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स जब किसी फर्श पर गिर जाते हैं या कोई छींकता या खांसता है तो हवा में फैल जाते हैं। और इसी तरीके से WHO ने भी पहले से ही कहा है कि कोरोना वायरस का एयरबॉर्न होने का अभी तक उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और इसीलिए सरकार ने भी मास्क अनिवार्य कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने सबसे पहले पूरे विश्व में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि जो कॉफ या फिर छींकने से ड्रॉपलेट्स हैं वो मास्क में ही रह जाते हैं, वो नीचे बाहर नहीं आते हैं और 2 गज की दूरी इसीलिए मेंटेन करने की बात की गई है। फिलहाल मैं आपको सीधी तरीके से बोलना चाहती हूं कि कोई भी ऐसा एविडेंस बेस्ड स्टडी नहीं है जो कहे कि ये वायरस हवा में फैला हुआ है और इस पर WHO ने भी फिलहाल संज्ञान लिया है। लेकिन विशेषज्ञों का अब 200 से ज्यादा जो लिखकर WHO को कह रहे हैं कि शायद उन्हें अब इस वायरस को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब गाइडलाइंस बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हवा से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। बात कोरोना के बढ़ते मामलों की करेंगे। देश भर में जिस रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं, आज आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के देशों में रूस को पछाड़कर भारत कोरोना केस में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। इसमें बड़ा योगदान महाराष्ट्र और दिल्ली का है। मुंबई पर एक तरफ जहां मानसून की मार जारी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना कयामत ढा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और मरीजों के बढ़ते आंकड़े हर रोज डरा रहे हैं। बीते 4 दिनों में रोजाना 6000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 6555 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 151 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,06,600 को पार कर चुकी है, जबकि 8,822 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जंग में उद्धव सरकार हर मुमकिन उपाय कर रही है, लेकिन बीजेपी उसे फेल बता रही है। वेंटिलेटर हो, ICU हो या बेड्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये कम पड़ रहे हैं और इसके कारण जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको भी होम क्वारंटाइन करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत गंभीर बात है। मैं महाराष्ट्र सरकार को गुजारिश करता हूं, सभी पार्टियों को, सभी दलों को साथ लेके कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना से कराह रही है। मुंबई में बीते 24 घंटे में 1287 नए केस बढ़े हैं, जबकि 69 मरीज बीमारी से जंग हार गए। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 84,500 के पार जा चुका है, जबकि अब तक 4,899 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना का कम्युनिटी संक्रमण शुरू हो चुका है? Well, community spread may be possibly we are not really having community spread, क्योंकि अभी अब लोग इतने बढ़ गए हैं तो उनके कंटेक्ट से हो रहे हैं। बस I will still have some doubts कि community spread शायद नहीं अभी हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस पर भी कोरोना काल बनकर टूटा है। राज्य में अब तक 5,205 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 68 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई। तो एक बार फिर आपको कोरोना से जुड़े आंकड़े दिखा देते हैं। 1,97,000 के पार पहुंच गया है ये आंकड़ा। कुल मामले अब तक देश भर में, माफ कीजिएगा, 6,97,413 कुल मरीज कोरोना के। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4,24,433।
मौत का आंकड़ा 19,693। पिछले 24 घंटे में कुल 24,248 मामले, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 15,350, जबकि मौत का आंकड़ा 425। कोरोना केस में लगातार दूसरे दिन पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस 6,97,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस तरह भारत अब कोरोना केस के मामले में तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में आ गया है। रूस को पीछे छोड़ दिया है भारत ने। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है। रूस चौथे स्थान पर है। देश में कोरोना सुपर स्पीड से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 24,000 नए मामले आए हैं। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में देश का सबसे बड़ा कोविड केयर अस्पताल बनकर तैयार है। 10,000 बेड वाले इस अस्पताल को डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 12 दिन में तैयार किया है। कोरोना से करा रही दिल्ली के लिए ये खबर सुकून देने वाली है। राजधानी में देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने इस अस्पताल को तैयार किया है। इसमें 10,000 बेड हैं। इसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर रखा गया है। इसका इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर के तौर पर किया जाएगा। यहाँ वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, लेकिन 1,000 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था मौजूद है। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया। कोविड केयर जब यहाँ आएगा तो जो हमारे डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल्स, उनके अंदर रश की कमी होगी। यहाँ पे भी क्राउड आ सकेगा और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे काफ़ी हॉस्पिटल बेड्स भी हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके ऑफिसर्स ने मेहनत की है, डीजी आईटीबीपी साहब ने की है, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लोगों ने भी किया है। तो ये सब मिल कर के एक बहुत अच्छा फैसिलिटी आया है, जिससे लोगों को सुविधा भी होगी और बाकी जो पेशेंट्स हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं डेडिकेटेड, वहाँ उनके लिए भी भीड़ कम होगी। दिल्ली के कैंट इलाके में डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर रिकॉर्ड 12 दिन में एक और कोविड केयर अस्पताल बना लिया है। इसका नाम सरदार पटेल कोविड केयर अस्पताल रखा गया है। इसमें 1,000 बेड हैं, जिनमें 250 बेड में आईसीयू की सुविधा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अस्पताल का दौरा किया। मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए सेना के 600 जवान भी तैनात किए गए हैं। इस अस्पताल में अलग अलग वार्ड के नाम गलवान के शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है और मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन्स और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। 1000 बेडेड है। उधर देश में कोरोना का मीटर तूफानी रफ्तार से भाग रहा है। दिल्ली का कोरोना मीटर लाख के करीब पहुंचने वाला है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 2,244 नए मामले बढ़ चुके हैं। इस दौरान 63 और मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भरोसा दिला रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरह से दिल्ली में इस टाइम जो व्यवस्था चल रही है कि होम आइसोलेशन में काफ़ी लोगों का इलाज हो रहा है। जो भी आदमी सीरियस हो जाता है फिर वो अस्पताल ढूंढता है, तो अस्पतालों के बेड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये 1000 बेडेड हॉस्पिटल उसमें बड़ा मदद करेगा। कोरोना पर सबसे बड़ा वार अभी भी बाकी है। माना जा रहा है कि भारत में 15 अगस्त को कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।